तो जैसे कि आपको पता है कि जो धारावी है मुंबई के सेंट्रल में स्थित है, ये बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के पास धारावी दुनिया का सबसे बड़ा स्लम माना जाता है इसको। वहाँ पर रहने वालों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत छोटे छोटे कमरों में रहते हैं, बहुत छोटा छोटा बिजनेस करते हैं और बहुत ही गंदगी बहुत ज़्यादा रहती है वहाँ पर। बीमारी होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। अभी रिसेंटली ही यहाँ पर जब कोरोना वायरस ने दस्तक दी थी तो सबसे ज़्यादा खतरा यहाँ पर धारावी से ही आ रहा था कि वहाँ पर जो डेंसिटी है उसकी वजह से शायद कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैल ना जाए। इसको रीडेवलपमेंट करने के भी बहुत सारे प्रयास किए जा चुके हैं लेकिन वो फेल हो चुके। लेकिन अब यहाँ पर रीडेवलपमेंट शायद किया जाए, क्योंकि देखा जाए तो 20,000 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट में अडानी ग्रुप ने 5,070 करोड़ के आसपास की बोली लगाकर ये प्रोजेक्ट के जो राइट्स है वो हासिल कर लिया। यानी कि अब अडानी ग्रुप जो है इसको डेवलप करेगी। यानी कि अब धारावी का जो जितनी भी स्लम्स एरिया है वो सब हटाकर वहाँ पर एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाई जाएगी। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो ये मनी कंट्रोल का आर्टिकल है। अडानी ग्रुप क्लिंचेस धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट विथ ₹5,069 करोड़ रुपए बिड। 30 नवंबर का ये आर्टिकल है। और इसी के साथ ही द हिंदू में अडानी ग्रुप विंस धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट विथ 5,069 करोड़ रुपीस बिड। यानी कि यहाँ पर बोली लगाई जिसमें अडानी ग्रुप ने 5,069 करोड़ रुपए की एक बोली लगा दी, जिससे क्या हुआ, ये जो धारावी रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट था वो अडानी ग्रुप के पास चला गया। 29 नवंबर का ये आर्टिकल है। तो बात करते हैं कि मामला क्या और हम इसकी बात क्यों करें। तो देखिए, गौतम अडानी भारत के सबसे रईस शख्स हैं और ये दुनिया के तीसरे सबसे वेल्दी शख्स हैं। उन्होंने रिसेंटली धारावी जो दुनिया का सबसे बड़ा स्लम है उसके रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को जीत लिया। यानी यहाँ पर ये बोली लग रही थी कि इसे कौन रीडेवलप करेगा, तो उसके लिए गौतम अडानी की कंपनी ने बाजी मार ली है, जो टोटल 5,069 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट में लगाएगी, जो सबसे ज़्यादा है। वैसे तो ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट है जो मैं आगे आपको बताऊंगा, क्योंकि देखा जाए तो दूसरे नंबर पर डीएलएफ कंपनी रही थी जिसने सिर्फ 2,025 करोड़ रुपए की ही लगाए थे कि हम सिर्फ इतने ही लगा सकते हैं। तो ऐसे में अडानी को ये प्रोजेक्ट मिलना ही था, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर डीएलएफ से 2.5 गुना ज़्यादा पैसा लगाया था। लेकिन यहाँ पर एक तीसरी कंपनी भी थी नमन ग्रुप के नाम से, लेकिन उसने कोई बोली ही नहीं लगाई, तो टेक्निकली वो इस प्रोजेक्ट से ही बाहर हो गई और इस पूरे प्रोजेक्ट को अब अडानी ग्रुप कंप्लीट करेगा। लेकिन सवाल ये आता है कि धारावी का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्या है। तो देखिए, ये है मुंबई का नक्शा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल धारावी मुंबई के बिल्कुल हार्ट पर है, मुंबई के बीच में बिल्कुल स्थित है। आप देख सकते हैं रेड कलर में। और ये जो धारावी है ना वो मुंबई के हार्ट में स्थित है और ये कोई छोटी मोटी जगह पर स्थित नहीं, बल्कि मुंबई के फाइनेंशियल हार्ट बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से बिल्कुल लगा हुआ एरिया है। और इसके लिए मैं आपको बता दूं कि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में कमर्शियल स्पेस लेने के लिए भी बहुत पैसा लग जाता है और इसीलिए वहाँ पर या ऑफिस या कोई सा भी कमर्शियल प्रॉपर्टी की कीमत तो छोड़िए, उसका रेंट ही बहुत ज़्यादा होता है। इतने में तो कहीं दूसरी जगह पर उसकी मिल्कियत में मिल जाएगा जितने में यहाँ पर सिर्फ रेंट पे मिलता है। यानी कि अगर आपको कहीं पर एक चीज़ 10 करोड़ रुपए में मिल रही है तो यहाँ पर तो 10 करोड़ रुपए तो सिर्फ उसका रेंट ही होता है 1 साल का। आप देख सकते हैं बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स जो ब्लू कलर में है वो है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स और उसके साथ में है धारावी, जो एशिया को तो छोड़िए दुनिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है। स्लम जहाँ पर गंदगी होती है, झोपड़पट्टी होती है और बहुत छोटे छोटे कमरे होते हैं और बहुत ही कंजेस्टेड एरिया होता है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर। ये रहा धारावी का स्लम एरिया। आप देख सकते हैं धारावी स्लम एरिया जो दुनिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया माना जाता है और इसके पास ही बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स है जो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है। तो ज़्यादा डेवलप एरिया के पास स्लम होगा तो अच्छा नहीं होगा ये। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों की हालत कैसी होगी। यहाँ पर लोगों को बीमारियाँ बहुत जल्दी लग जाती है क्योंकि यहाँ पर गंदगियाँ बहुत ज़्यादा है। लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बहुत ज़्यादा डाउन रहता है यहाँ पर। अगर आप कहीं पर दूसरे एरिया में जाओगे तो वहाँ का जो लिविंग स्टैंडर्ड है और इसका धारावी का लिविंग स्टैंडर्ड है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। और इस तरह के जो एरिया होते हैं ना वहाँ पर कोई ज़्यादा अमीर शख्स नहीं रहते बल्कि गरीब लोग रहते हैं जो छोटे मोटे काम करते हैं, रेहड़ी पटरी पर सामान बेचते हैं, मिल्स में काम करते हैं और जो मेहनत मजदूरी वाला काम है, पेंटर्स, स्लम डवलर्स, बहुत सारे ऐसे छोटे लोग होते हैं जो इस तरह के स्लम्स में रहते हैं क्योंकि वो पैसा नहीं होता उनके पास जिससे किसी अच्छी जगह पर वो घर खरीद सके, तो मजबूरी है उनकी इस तरह के स्लम्स में रहना। और ये भी देख सकते हैं आपके किस तरह से कंजेस्टेड एरिया है, कोई जगह खाली नहीं है यहाँ पर, हर जगह आपको सिर्फ लोग ही लोग और स्लम्स ही दिखाई देंगे। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर रहना किसी खतरे से खाली नहीं है। और अगर देखा जाए तो ये पूरा स्लम 6.8 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है जहाँ पर 6.5 लाख लोग रहते हैं, यानी कि 2.5 लाख लोग प्रति स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा डेंसिटी है। और अगर मैं फ्रेंकली कहूँ तो यहाँ पर लोग 10 बाय 10 के कमरों में रहते हैं और पूरी की पूरी फैमिली ही 10 बाय 10 के कमरे में रहने के लिए मजबूर है, जो बेहद ही खतरनाक है। अगर मैं
इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करूँ तो पूरे धारावी स्लम में 5000 से भी ज़्यादा जीएसटी होल्डर यानी कि रजिस्टर्ड बिजनेस वाले लोग हैं और यहाँ पर 15,000 से भी ज़्यादा सिंगल रूम की फैक्ट्री चल रही है जिसमें टेक्सटाइल और लेदर इंडस्ट्री शामिल है, क्योंकि सिंगल कमरों में यहाँ पर टेक्सटाइल लगाना थोड़ा सा इजी हो जाता है। और इतना ही नहीं, विदेशों से भी सामान यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है जिसकी वैल्यू अगर मैं बताऊँ तो $1 बिलियन है, यानी कि लगभग 8,000 करोड़ से भी ज़्यादा वैल्यू के सामान यहाँ से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। आपने इस एरिया को देखा होगा ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर में, उस फिल्म से ये एरिया बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया था। और जब कोविड शुरू हुआ था ना तो तब भी ये सुर्खियों में रहा था, क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा थी और यहाँ से सबसे ज़्यादा खतरा था कोविड के फैलने का, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा पास पास में रह रहे थे तो कंटेमिनेशन का खतरा बहुत ज़्यादा था। लेकिन सवाल ये आता है कि ये प्रोजेक्ट क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। तो देखिए, सबसे पहले इसकी शुरुआत 4 फरवरी 2004 को हुई थी और धारावी को एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाने का अप्रूवल दिया गया था ताकि यहाँ पर स्लम को हटाया जा सके और वहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग बनाकर वहाँ पर स्लम में रहने वाले लोगों को फ्लैट अलॉट किया जा सके। और अक्सर मुंबई में ऐसा ही किया जाता है, यहाँ पर बहुत सारे स्लम्स को ट्रांसफॉर्म किया जा चुका है और जब इतने सारे स्लम्स को टाउनशिप में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया तो क्यों ना दुनिया की जो सबसे बड़ी स्लम धारावी है उसको भी ट्रांसफॉर्म किया जाए। तो प्लानिंग बन गई और इसे सेक्टर्स में भी डिवाइड कर दिया गया और सरकार ने इसे एक अनडेवलप्ड एरिया नोटिफाई किया और इसके डेवलपमेंट के लिए एक स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी भी बनाई गई और इसे बेहतर तरीके से ताकि डेवलप कर सके। और इसके लिए सरकार लगभग 68,000 लोगों को रीसेटल करने की प्लानिंग कर रही थी और उसके लिए रीसेटल करने के एवज में 300 स्क्वायर किलोमीटर का घर भी दिया जाना था, जो इसमें बनने वाली बिल्डिंग में ही कोई फ्लैट दिया जाएगा। और इस तरह से ऐसा ही होता है, तो बहुत सारे स्लम्स को ट्रांसफॉर्म किया गया है ना, तो स्लम को हटाकर उन्हीं लोगों को वहीं पर ही बनी बिल्डिंग में या उसके आसपास बनी बिल्डिंगों में रहने के लिए फ्लैट दे दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। और यहाँ पर भी इसी को फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को दिया जाएगा जो यहाँ पर रहते थे। लेकिन उसके लिए यहाँ पर लोगों को ये प्रूफ करना होगा कि वो 1 जनवरी 2000 से पहले यहाँ से रह रहे हैं। और लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उन लोगों को पैसा दिया जाएगा जो सन 2000 से लेकर 2011 के बीच में वहाँ पर रह रहे हैं, तो उनके यहाँ पे पैसा दिया जाएगा उनको। लेकिन देखा जाए तो पूरे 18 साल हो गए लेकिन इस प्रोजेक्ट में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। लेकिन अभी भी ये जो प्रोजेक्ट है वो एज इट इज़ ऐसा ही है, वहाँ पर टाउनशिप बनाई जाएगी, सेक्टर्स में डिवाइडेड है और बहुत सारी चीज़ें जो है वो प्लानिंग में हैं जो डेवलप की जाएंगी। हालांकि देखा जाए तो महाराष्ट्र की सरकार धारावी को डेवलप करने की 4 बार कोशिश कर चुकी है लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई और आखिरी वाली तो 2018 में हुई थी लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाई। और अगर पिछले अटैम्प्ट को देखें तो दुबई की एक कंपनी सैकलिंक ने इसकी बोली लगाई थी जिसमें 72,000 करोड़ रुपए लगाए गए थे और तब अडानी ने सिर्फ 4,529 करोड़ रुपए ही बोली लगाई। लेकिन तब इस बोली में ये समस्या आ गई थी, इस एरिया के पास काफ़ी बड़ी रेलवे की प्रॉपर्टी थी और स्टेट गवर्नमेंट चाहती थी कि वो भी रेलवे की प्रॉपर्टी केंद्र सरकार महाराष्ट्र को दे दे ताकि उसको अभी रीडेवलपमेंट किया जा सके। लेकिन तब इस तरह की कोई भी बात नहीं हुई थी और ये जो बोली थी वो कैंसिल हो गई क्योंकि केंद्र सरकार 2018 में नहीं चाहती थी कि वो जो रेलवे की प्रॉपर्टी है वो महाराष्ट्र सरकार को दे दें। लेकिन महाराष्ट्र सरकार चाहती थी कि धारावी का जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसमें रेलवे की जो प्रॉपर्टी है वो भी शामिल कर ली जाए ताकि यहाँ पर बेहतर तरीके से डेवलपमेंट किया जा सके और इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाए जा सके ताकि लोगों को यहाँ पर बेहतर तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और फ्लैट्स वगैरह ये सब मिल सकें। लेकिन अब यहाँ पर इस चीज़ को अडानी ने जीत लिया है और अब ये कब बनेगी ये देखना होगा, ये तो फ्यूचर की बात होगी। तो ये जो पूरा का पूरा टोटल इन्वेस्टमेंट है ना ये 20,000 करोड़ रुपए है जिसमें से 5,069 करोड़ रुपए का इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया जाएगा अडानी के जरिए ताकि वो शुरुआत में यहाँ पर तेज़ी से यहाँ पर डेवलपमेंट किया जा सके। और यहाँ पर इक्विटी स्ट्रक्चर भी ऐसा होगा कि यहाँ पर 20% जो इक्विटी होगी पूरे के पूरे जॉइंट वेंचर में वो सरकार के हाथ में होगी यानी कि महाराष्ट्र सरकार के हाथ में, और जो 80% जो इक्विटी होगी वो अडानी के पास रहेगी। और ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है ना वो 17 साल में कंप्लीट कर दिया जाएगा और 7 साल में जो है ना रिहेबिलिटेशन भी ओवर हो जाएगा, यानी कि जितने लोगों के जो स्लम्स तोड़े जाएंगे उन सबको तो 7 साल में यहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन जो अगले 10 साल होंगे यहाँ पर जो अडानी कंपनी है वो भी तो अपना फ़ायदा करेगी ना, जो लैंड बचा हुआ होगा वहाँ पर वो फ्लैट्स बनाएगी, जो भी कमर्शियल बिल्डिंग है वो बनाएगी और उससे जो अडानी कंपनी है वो फ़ायदा कमाएगी ताकि जो इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट है 20,000 करोड़ रुपए यहाँ पर पूरा कर सके और इससे पैसा 20,000 से 17 साल के बाद जो है 1 लाख करोड़ रुपए कमा सके। यानी कि ये प्लान है अडानी कंपनी का। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो
चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।